हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कुछ दिनों पहले टीईटी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस शुरू किए थे। कल से हमने सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के भी डेली 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का दूसरा वीडियो। और हमारा पहला सवाल है, शिक्षण शास्त्र पेडागोजी का अंग्रेज़ी अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं साइकोलॉजी, पेडागोजी, बायोलॉजी या एंड्रोलॉजी। तो शिक्षण शास्त्र जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पेडागोजी, तो इसका अंग्रेजी अर्थ हो जाएगा पेडागोजी। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण शास्त्र को जो शब्द है पेडागोजी, ये ग्रीक भाषा के पेडागोगोस से बना है, जिसका मतलब होता है बच्चों को नेतृत्व प्रदान करना या उनको शिक्षित करना। एंड्रोलॉजी जो है वो वयस्कों के शिक्षण को कहा जाता है। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र क्या है? शिक्षण की कला है, शिक्षण का विज्ञान है, ए और बी दोनों है या इन दोनों में से कोई नहीं? तो शिक्षण शास्त्र जो है वो शिक्षण की कला और विज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण शास्त्र जो है ये एक कला है क्योंकि इसमें शिक्षक अपने कौशल और रचनात्मकता का उपयोग करता है, और ये विज्ञान भी है क्योंकि ये व्यवस्थित नियमों और मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षण शास्त्र के द्वारा कार्य किया जाता है, कौन सा कार्य किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का, पाठ्यवस्तु के अनुरूप तकनीक के चुनाव का, शिक्षण को छात्र केंद्रित बनाने का, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण शास्त्र के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पेडागोजी में सिर्फ बच्चों को पढ़ाना या सही तकनीक का चुनाव करना नहीं है, बल्कि इसमें छात्र की ज़रूरत को समझना, कक्षा के वातावरण को सीखने के अनुकूल बनाना, सभी चीज़ें शामिल होती है। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र का उद्भव किससे हुआ? दर्शन से, मनोविज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से या राजनीति विज्ञान से? तो शिक्षण शास्त्र का जो उद्भव हुआ वो हुआ है दर्शन से। शिक्षा के उद्देश्य और विधियां प्राचीन काल से ही दर्शन शास्त्र का विषय रही है। सुकरात और प्लेटो जैसे जो दार्शनिक हैं, इनके विचार ने आगे चलकर शिक्षण शास्त्र का आधार तैयार किया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, शिक्षण शास्त्र विश्लेषण में की जाने वाली क्रिया है, कौन सी क्रिया है? पाठ्यक्रम का विभक्तीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम के तत्वों का मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि शिक्षण शास्त्र में ये सभी कार्य किए जाते हैं। शिक्षण शास्त्र में जो विश्लेषण है, इसमें एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और तय किया जाता है कि क्या सिखाना है, और अंत में ये जांचा भी जाता है कि छात्र ने जो सीखा है उसमें क्या ये सभी चीज़ें शामिल है या नहीं। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र विश्लेषण में पाठ्यवस्तु को उसके अवयव में क्यों विभक्त किया जाता है? छात्र को समझने में आसानी होती है, अध्यापक को पाठ्यक्रम केंद्रित बनाने में, मूल्यांकन आसान होता है, या उपरोक्त सभी? तो विश्लेषण में जो पाठ्यवस्तु को अवयव में बांटा जाता है वो इसलिए बांटा जाता है ताकि छात्र को समझने में आसानी हो। अगर किसी कठिन विषय को छोटे छोटे तार्किक हिस्सों में बांट दिया जाए तो छात्र उसको स्टेप बाय स्टेप आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। अगला सवाल है, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखा जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, क्रियाएं पता चल सके, विस्तार पूर्वक उनको समझाया जा सके, या उपरोक्त सभी? तो शैक्षिक उद्देश्य को व्यावहारिक रूप में जो लिखा जाता है उसमें ये सभी शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहारात्मक उद्देश्य का मतलब है कि पाठ के अंत में छात्र के व्यवहार में क्या बदलाव आएगा, इससे शिक्षक को स्पष्ट क्रियाएं जैसे छात्र व्याख्या कर सकेंगे, पहचान सकेंगे, ये सब पता चल जाती है। अगला सवाल है, शिक्षण विधियों का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है पाठ्यवस्तु, शिक्षार्थी की क्षमता, ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो शिक्षण विधि जो है वो पाठ्यवस्तु और शिक्षार्थी की क्षमता दोनों के आधार पर की जाता है इसका चुनाव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा शिक्षक हमेशा ये देखता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसको पढ़ने वाले छात्रों का लेवल क्या है। प्राथमिक स्तर के लिए खेल विधि और उच्च स्तर के लिए व्याख्यान विधि का चुनाव इसी आधार पर होता है। अगला सवाल है, अध्यापक छात्रों का कौशल परीक्षण करना चाहता है तो उसको किस परीक्षा का उपयोग करना चाहिए? लिखित, मौखिक, क्रियात्मक या खेलकूद संबंधी? तो अगर छात्रों का कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्रियात्मक परीक्षण करना होगा। क्रियात्मक मतलब होता है प्रैक्टिकल, तो इसके माध्यम से देखेंगे कि छात्र उस काम को कैसे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जैसे विज्ञान के प्रयोग। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र विश्लेषण में अध्यापक पाठ्यवस्तु की व्याख्या के लिए किसका उपयोग करता है?
उदाहरण, दृष्टांत, समानता या ये सभी। तो शिक्षण शास्त्र विश्लेषण में पाठ्य वस्तु की व्याख्या के लिए उदाहरण भी उपयोग होगी, दृष्टांत का भी उपयोग होगा और समानता का भी उपयोग होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए जितनी चाहे तरीके अपनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र विश्लेषण के कुल कितने चरण बताए गए हैं? 5, 7, 9 या 10? तो शिक्षण शास्त्र विश्लेषण के कुल 7 चरण हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावी विश्लेषण के 7 प्रमुख सोपान हैं, जिसमें उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन तक का क्रमबद्ध समावेश होता है। अगला सवाल है, किस चरण में छात्र के पूर्व ज्ञान को परखा जाता है? शिक्षण शास्त्र विश्लेषण के किस चरण में छात्र के पूर्व ज्ञान को परखा जाता है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो छात्र के जो पूर्व ज्ञान को परखा जाता है वो होता है आपका तीसरे चरण में। शिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि नया ज्ञान देने से पहले वो जान ले कि छात्र को पहले से उस विषय के बारे में कितनी जानकारी है। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र विश्लेषण का जो 5वां चरण है वो क्या है? ऑप्शन है सारांश लिखना, उदाहरण प्रस्तुत करना, शिक्षण विधि का चुनाव या मूल्यांकन। तो शिक्षण शास्त्र विश्लेषण का जो 5वां चरण है वो है उदाहरण प्रस्तुत करना। 5वें चरण में अध्यापक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देता है और वो उदाहरणों और टीएलएम के माध्यम से विषय की व्याख्या करता है। अगला सवाल है, पावलो फ्रेरी ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? ऑप्शंस हैं बैंकिंग, समस्या प्रस्तुतिकरण, रटने वाला मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो पावलो फ्रेरी ने जो दिया था वो था समस्या प्रस्तुतिकरण मॉडल। बैंकिंग शिक्षा में जहाँ शिक्षक जो थे वो छात्र को सिर्फ रटने पर बल देते थे, तो उनकी आलोचना में पाउलो फ्रेरी ने समस्या प्रस्तुतिकरण मॉडल दिया, जिसमें छात्र संवाद के जरिए सीखते हैं। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र और आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र में मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास, अध्यापक की सत्ता को चुनौती, छात्र को मुख्य भूमिका देना या कक्षा का वातावरण। तो शिक्षण शास्त्र और आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र में जो मूलभूत अंतर है वो है छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास। सामान्य शिक्षण शास्त्र जहाँ शिक्षण विधियों पर जोर देता है, वहीं आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं और सवाल उठाने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल है, अगला हम ये देख लेते हैं, शिक्षण शास्त्र विश्लेषण में हमने पढ़े थे 7 चरण है, तो ये 7 चरण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला चरण आता है विषय वस्तु का चयन, जिसमें आपको उस टॉपिक को सेलेक्ट करना होता है जो आपको पढ़ाना है। उसके बाद आता है उद्देश्य का निर्धारण, जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक या सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, पूर्व ज्ञान का परीक्षण की देखते हैं बच्चे को इस सब्जेक्ट के बारे में पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगा, तो हम छात्र से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद उसका प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण विधियों का चुनाव, जब आप देख लेते हो कि छात्र को कितनी नॉलेज है, फिर उसके बाद आप देखते हो कि पाठ की जो प्रकृति है उसके आधार पर कौन सी शिक्षण विधि जो है वो सही रहेगी। उसके बाद आप क्या करते हो, प्रस्तुतिकरण करते हो, जिसमें टीएलएम के माध्यम से आप क्या पाठ को समझाते हो और उसके बाद कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हो। छठवां आता है अभ्यास और संक्षिप्तीकरण, जिसमें पढ़ाए गए पाठ को संक्षेप में दोहराया जाता है और छात्र से छोटे छोटे अभ्यास कराए जाते हैं। और सातवां होता है मूल्यांकन, जिसमें ये जांचा जाता है कि निर्धारित उद्देश्य जो थे वो प्राप्त हुए या नहीं हुए। अगला देखते हैं विशेष बिंदु। सबसे पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो जो ये प्रक्रिया है ये सुनिश्चित करती है कि शिक्षण सहयोग पर आधारित ना होकर नियोजन पर आधारित है। छात्र की भूमिका जो है तीसरे चरण में और 7वें चरण में छात्र की सक्रियता सबसे अधिक होती है और लचीलापन है इसमें। एक कुशल शिक्षक छात्रों की प्रक्रिया के आधार पर बीच के चरणों में बदलाव भी कर सकता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि छात्र को नहीं समझ आ रहा है तो आप एक टीचिंग मेथड से दूसरे टीचिंग मेथड में स्किप कर सकते हो। अगला सवाल है आलोचनात्मक शिक्षण में अध्यापक की भूमिका होती है, कैसी होती है? निरंकुश या दमनकारी, सुगमकर्ता, छात्रों की आलोचक की या इनमें से कोई नहीं? तो आलोचनात्मक शिक्षण में अध्यापक जो रहता है वो होता है फैसिलिटेटर, जिसको हम बोलते हैं सुगमकर्ता। अगला सवाल देखते हैं, आलोचनात्मक शिक्षण में छात्र की भूमिका क्या होती है? मात्र एक श्रोता,
निष्क्रिय व्यक्ति, एक स्वतंत्र आलोचनात्मक व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो आलोचनात्मक शिक्षण में छात्र एक स्वतंत्र आलोचनात्मक व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वो शिक्षण जिसमें छात्र प्रभुत्ववादी विचारधारा के विरुद्ध प्रश्न पूछने में सक्षम हो, वो क्या कहलाता है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो जब छात्र प्रभुत्ववादी विचारधारा के विरुद्ध प्रश्न पूछता है तो वो कहलाता है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी। पावलो फ्रेरी जैसे विचारकों के अनुसार आलोचनात्मक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को उन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाने के लिए योग्य बनाती है जो उनको दबाने का काम करती है। अगला सवाल है, स्मृति स्तर शिक्षण की संरचना में विषय प्रवेश प्रेजेंटेशन कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो पहले पद में हम क्या करते हैं, आप सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्मृति स्तर शिक्षण में जो विषय प्रवेश है वो दूसरा स्तर है। हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली है, प्रस्तावना पहला पद है और प्रस्तुतिकरण जो है वो दूसरा पद है। अगला है, अध्यापक कक्षा में व्याकरण का पाठ पढ़ाना चाहता है, छात्र पिछड़े हैं, उसे किस स्तर का प्रयोग करना चाहिए? चिंतन, बोध, स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक जब व्याकरण का पाठ पढ़ाना चाहता है और छात्र पिछड़े हैं तो उसको प्रयोग करना चाहिए स्मृति स्तर का। जब छात्र बिल्कुल पिछड़े होते हैं तो उनको पहले बुनियादी नियम याद कराते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद कराने के लिए आप कौन सा नियम लोगे? स्मृति स्तर। अगला सवाल है, शिक्षा शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? थार्नडाइक, पेस्टोलॉजी, वॉटसन या अरस्तु? तो शिक्षा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है आपके पेस्टोलॉजी को, जो जोहान हेनरिक पेस्टोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ये आधुनिक शिक्षा शास्त्र के जनक हैं और इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया और सिर, हृदय और हाथ 3H मॉडल पर बल दिया। 3H में पहला H हेड है, दूसरा हार्ट है और तीसरा हैंड है। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स, थार्नडाइक, फ्रॉबेल या स्वामी विवेकानंद? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है थार्नडाइक को, जो कि आपके 3 नियम इन्होंने दिए थे सीखने के नियम। पहला नियम जो था मूल नियम और दूसरा गौण नियम। मूल नियम में 3 थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, जो आधुनिक शिक्षण का आधार है। शिक्षा आपका जो है शास्त्र, इसके जनक आते हैं पेस्टोलॉजी और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आते हैं थार्नडाइक। अगला सवाल है, मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव शिक्षा है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, फ्रॉबेल, स्वामी विवेकानंद या अरस्तु? तो मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव शिक्षा है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जो भी शिक्षा है, ज्ञान है, वो मनुष्य के भीतर है। शिक्षा का क्या काम है? वो उसको बस एक पर्दे से ढका हुआ है और उस पर्दे को वो हटाने का काम करती है। अगला सवाल है, शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, ये कथन किसका है? ऑप्शंस है फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, वॉटसन या थार्नडाइक? तो शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, ये कथन है फ्रॉबेल का। फ्रॉबेल किंडरगार्टन पद्धति के जनक है। इनके अनुसार बालक एक बीज के समान है जिसकी आंतरिक शक्तियों को शिक्षा रूपी प्रकाश और वातावरण के द्वारा बाहर की ओर विकसित किया जाता है। अगला सवाल है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन या चेतना का अध्ययन? तो हम मनोविज्ञान से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मन का अध्ययन है, पर ये मन का नहीं, आत्मा का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मा का अध्ययन। जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक शब्द साइकी से आया और साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो साइकोलॉजी का मतलब है आत्मा का अध्ययन। वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, पर इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है आत्मा का विज्ञान। अगला सवाल है, व्यवहारवादी सिद्धांत की जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है विलियम वुंड, वॉटसन, अरस्तु या विलियम जेम्स? तो व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं वॉटसन। उन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में व्यवहारवाद की स्थापना की और उनका प्रसिद्ध जो कथन था वो ये था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो नवजात, मैं क्या करूँगा उसको, मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं या चोर बनाऊं। वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसा भी बना सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं।
अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, केवल ज्ञान प्रदान करना, बालक का सर्वांगीण विकास या व्यवसाय के लिए तैयार करना। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान में, चाइल्ड पेडागोजी में एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि जब भी हमको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बच्चे के लिए आपको क्या करना है, तो आपको बच्चे के विकास पे ध्यान देना है, उसको रटाना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है। आपको जो भी चाहे आप उसके पैर पड़ जाओ, पर आपका बच्चा समझना चाहिए, पर आप उसको मार नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास। आधुनिक शिक्षा का मतलब है लक्ष्य जो है वो सिर्फ मानसिक विकास नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास करा जाता है। अगला सवाल है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फ्रॉबेल? तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसा माध्यम माना जो मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के श्रेष्ठ तत्वों को बाहर लाए। उन्होंने इसी आधार पर बेसिक शिक्षा की नींव रखी थी। अगला सवाल है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक या वॉटसन। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए? केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर, छात्र की आवश्यकता और रुचि पर, केवल तेज छात्रों पर या केवल अनुशासन पर? तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है इसमें शिक्षक को क्या करना है? छात्र पर ध्यान देना है। तो छात्र की आवश्यकता और रुचि पर ध्यान देंगे। और आपको जो होशियार बच्चे हैं उस पर तो ध्यान देना है, पर कम ध्यान देना है। ज़्यादा ध्यान किस पे देना है आपको? जो बच्चा अपनी पढ़ाई के लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है। किसी को आप गधा नहीं बोलेंगे, किसी को कमज़ोर नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कि शिक्षक की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से छात्र जो है वो अपनी कक्षा के स्तर पर नहीं पहुंचा है। अब शिक्षक का काम है कि पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करे, फिर रेमेडियल टीचिंग करे और उसके बाद बच्चे को उस लेवल पर पहुंचाएं। अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? केवल बच्चों के व्यवहार का, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का, केवल शिक्षक के व्यवहार का या खेलकूद की गतिविधियों का? तो शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है। इसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि छात्र कैसे सीखते हैं और शिक्षक अपनी पद्धतियों में कैसे सुधार कर सकते हैं। अगला सवाल है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये कथन किसका है? वॉटसन, थॉर्नडाइक, फ्रॉबेल या अरस्तु? तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कथन है आपके वॉटसन का। जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को एक धनात्मक या निश्चित विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो केवल दृश्य व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है, ना कि आत्मा या मन जैसी अमूर्त चीज़ों पर। अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि। व्यक्तिनिष्ठ विधि मतलब सब्जेक्टिव कौन सी है? मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन पर ध्यान देगी। अंतर्दर्शन की विधि, प्रयोगात्मक, साक्षात्कार या केस स्टडी? तो जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ है वो है अंतर्दर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्दर्शन का मतलब है अपने मन के भीतर देखना। इसमें व्यक्ति खुद के मानसिक अनुभव का वर्णन करता है, इसलिए ये विधि सबसे अधिक व्यक्तिनिष्ठ और कम वैज्ञानिक मानी जाती है क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच संभव नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वॉटसन ने अपने व्यवहारवादी सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया? आनुवांशिकता पर, वातावरण और परवरिश पर, आत्मा पर या केवल बुद्धि पर? तो वॉटसन का जो व्यवहारवादी सिद्धांत था वो बल देता है वातावरण और परवरिश पर। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि बच्चे के विकास में सिर्फ वंशानुक्रम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा उसका वातावरण और परिवार वहाँ पर महत्व देता है। उनका मानना था कि अगर आप उस बच्चे को अच्छा माहौल दोगे तो वो बच्चा कुछ भी बन सकता है।
अगला सवाल है, विकासात्मक विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रयोगात्मक, आनुवांशिक, सर्वेक्षण या दार्शनिक? तो विकासात्मक विधि को जाना जाता है आनुवांशिक विधि के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जन्म से लेकर परिपक्वता तक के क्रमिक विकास और परिवर्तन का अध्ययन करती है। अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को बच्चों की विविधताओं को समझने के लिए किन कारकों पर ध्यान देना चाहिए? सीखने की गति पर, बच्चों की रुचि पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर या इन सभी पर? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षक को बच्चों की विविधताओं को समझना है तो उसको सीखने की गति भी देखनी पड़ेगी, बच्चों की रुचि भी देखनी पड़ेगी और व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी देखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षा के प्रचार और प्रसार में समाज में क्या सकारात्मक बदलाव आता है? अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है, लोकतंत्र मजबूत होता है या ये सभी? तो ये सभी चीज़ें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करना, विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रखना, समय का सदुपयोग करना या उपरोक्त सभी? तो शिक्षक को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण का अर्थ क्या है? ज्ञान देना, सिखाना, परीक्षा लेना या रटाना? तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षण का मतलब है वो है आपका सिखाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का क्या अर्थ है? सीखना, रटना, भूलना या पढ़ाना? तो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम या लर्निंग इसका मतलब होता है सीखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? बाहर से ज्ञान प्राप्त करना, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, केवल किताबी ज्ञान शिक्षा प्राप्त करना या केवल शारीरिक विकास? तो जब भी शिक्षा का उद्देश्य है तो वो सर्वांगीण होता है, ओवरऑल होता है, हर फील्ड में होता है। तो कभी भी केवल वाला आंसर शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये दोनों हट जाएगा। बाहर से ज्ञान प्राप्त करना से ज़्यादा सही आंसर होगा अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ज्ञान जो है वो इंसान के अंदर है। शिक्षा के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, वो ज्ञान जिस पर्दे से ढका हुआ है सिर्फ उस पर्दे को आपने हटाना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसका होता है? केवल माता पिता का, केवल शिक्षक का, शिक्षक और माता पिता दोनों का, या केवल समाज का? तो जब सर्वांगीण विकास है मतलब पूरा विकास करना है, तो पूरा विकास में केवल तो कभी नहीं आएगा, सब मिलके विकास करेंगे। तो शिक्षक और माता पिता सब मिलके विकास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकल्पों के आधार पे आपको बताना है, अरस्तु, वॉटसन, पेस्टोलॉजी या विलियम गुंड? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है वो माना जाता है अरस्तु को। ऐतिहासिक रूप से शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक विचारों की शुरुआत हुई वो अरस्तु के समय से मानी जाती है, बल्कि आधुनिक युग में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक को। पर अरस्तु ने सबसे पहले शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर संबंधों को दार्शनिक रूप से छुआ था। अगला सवाल देखते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स, अरस्तु, वॉटसन या थॉर्नडाइक? तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को, जो अमेरिका में मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के चंगुल से मुक्त करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। अगला सवाल है, मुझे एक नवजात शिशु दे, मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील चाहे जो बना सकता हूँ, ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक, फ्रॉबेल, वॉटसन या पेस्टोलॉजी? तो ये प्रसिद्ध कथन है वॉटसन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉटसन जो है वो व्यवहारवादी है, ये उनका सबसे शक्तिशाली कथन है। उनका मानना था कि पर्यावरण और प्रशिक्षण के माध्यम से आप बच्चे को व्यवहार को पूरी तरीके से बदल सकते हो। अगला सवाल है, शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है? नौकरी पाना, सीखना या सिखाना, स्कूल जाना या डिग्री प्राप्त करना? तो शिक्षा का जो सामान्य अर्थ है वो है सीखना या सिखाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षक के लिए छात्र को केवल रटाना, रुचियों और आवश्यकताओं को समझकर सही मार्गदर्शन करना, केवल परीक्षा के लिए तैयार करना या अनुशासित करना। तो जब हमको महत्वपूर्ण कार्य बोला है तो केवल वाला नहीं होगा, अनुशासित करना भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? छात्र की रुचियों और आवश्यकताओं को समझकर सही मार्गदर्शन करना। अगला सवाल है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके उसको विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा? अरस्तु, विलियम जेम्स, वाटसन या पेस्टोलॉजी? तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके विज्ञान की श्रेणी में रखने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। 19वीं सदी के अंत में उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग किया और एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जो पुस्तक थी वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी थी। इस दिशा में उसने बहुत क्रांतिकारी कार्य किया। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के। ये क्वेश्चंस जो है न्यू पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि अब जो है वो टीईटी का पैटर्न जो है थोड़ा चेंज हो गया है। अब आपको जो डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो ना पूछकर थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अपनी फ्रेंड और फैमिली जो भी शिक्षक भर्ती की टीईटी की तैयारी कर उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।